हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। सपोज़ ये बैक्टीरिया है, ये किसी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। अब ये बाकी के बैक्टीरिया में कैसे ये रेजिस्टेंस फैलाएगा, हम इसे पढ़ना है। ये दो टाइप से बाकी के बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस दे सकता है। पहला है वर्टिकल ट्रांसफ़र, दूसरा है हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। वर्टिकल ट्रांसफ़र में क्या होता है कि ये अपने प्रोजेनी को ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस देगा फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू म्यूटेशन, कि बैक्टीरिया के डीएनए में कुछ म्यूटेशन हो जाएगा, फिर आगे उसकी जो प्रोजेनी आएगी वो रेजिस्टेंस रहेगी उस एंटीबायोटिक्स के थ्रू। सेकेंड है हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र में होता है कि बैक्टीरिया अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने भाई बहन में, अपने समाज में वो रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र करेगा। ये ट्रांसफ़र करने के इसके 3 तरीके रहेंगे। पहला होगा थ्रू कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में थ्रू सेक्स पिलाई यूज़ होगा ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। सेकेंड है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफाज यूज़ होगा। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में अपने पढ़ा है कि बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है जो बैक्टीरियाज को अफेक्ट करता है, तो बैक्टीरियोफाज के थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस होगा। थर्ड है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इसमें क्या होता है कि थ्रू फ्री एनवायरमेंटल डीएनए, कि एक बैक्टीरिया है, ये रेजिस्टेंस है किसी एंटीबायोटिक से, इसका एनवायरमेंटल डीएनए यहाँ पे गिर गया। अब ये कोई दूसरा बैक्टीरिया है, ये आएगा चलते चलते ये देखेगा कि अरे यहाँ एक एनवायरमेंटल डीएनए है, ये इसे एक्वायर कर लेगा। अब ये एनवायरमेंटल डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर चला गया, तो ये बैक्टीरिया भी ट्रांसफॉर्म कर लेगा खुद को और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे एंटीबायोटिक्स को। नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है हमारे स्पेशल फार्माकोकाइनेटिक्स। स्पेशल फार्माकोकाइनेटिक्स जनरली हम साइडल दवाइयों के लिए ही पढ़ते हैं, ये स्टैटिक दवाइयों के लिए नहीं होता है। तो साइडल क्लास की मेडिसिन के लिए हमने एक निमोनिक्स याद किया था, बेवफा। बी फॉर बीटा लैक्टम, वी ए स्टैंड फॉर वैनकोमाइसिन, एफ फॉर फ्लोरोक्विनोलोन, ए फॉर अमाइनोग्लाइकोसाइड। तो ये जो 4 क्लास है हमारी मेडिसिन की, ये होती है हमारी साइडल क्लास की दवाइयाँ। जो साइडल क्लास की दवाइयाँ होती हैं, इनके जो फार्माकोकाइनेटिक्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सी डी के, द सेकेंड वन इज़ टी डी के। सी डी के इज़ नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन दवाइयों का उतनी ज़्यादा किलिंग। टी डी के होता है टाइम डिपेंडेंट किलिंग। इसमें जितना ज़्यादा टाइम तक हम दवाइयाँ देते जाएंगे उतनी ज़्यादा किलिंग होगी। सपोज़ ये एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, मिनिमम प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन लेवल है कि इतनी दवाई होनी ही चाहिए तभी ये बैक्टीरिया को मारेगी। इसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कॉन्सेंट्रेशन। अब हाइपोथेटिकली इसका वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं हम कि 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। मीन्स कि अगर वो इतनी वैल्यू है तो वो बैक्टीरिया को मारेगी। पर सपोज़ अगर वो 100 की जगह 200 हो जाए तो और ज़्यादा बैक्टीरिया को मारेगी। 200 की जगह अगर वो 400 हो जाए तो और ज़्यादा बैक्टीरिया को मारेगी। 800 हो जाए तो और ज़्यादा बैक्टीरिया मारेगी। तो इस टाइप की जो दवाइयाँ होती हैं इनको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग के मैकेनिज़्म पे वर्क करती हैं कि जितना ज़्यादा दवाइयों का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी ज़्यादा किलिंग होगी। अब ये पैटर्न कौन सी दवाइयाँ फॉलो करती हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड और फ्लोरोक्विनोलोन। तो जब भी हम इन दवाइयों को देंगे तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन अटेंड हो जाए। मैक्सिमम प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन अटेंड इसलिए हम चाहेंगे कि जितनी ज़्यादा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा किलिंग होगी। तो जब भी हम ये दवाइयाँ देंगे हम ट्राई करेंगे कि ये हाई डोजेस में दें हम और लेस फ्रिक्वेंटली दें। सपोज़ हम किसी दवाई को 100 mg दिन में 3 बार दे रहे हैं, तो हम इन दवाइयों को ट्राई करेंगे कि हम उसको 300 mg दिन में 1 बार दें। इससे क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी कम हुई लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि मैक्सिमम प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन अटेंड करेगा और मैक्सिमम किलिंग होगी। ये होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। अब हम आते हैं टाइम डिपेंडेंट किलिंग पे। तो टाइम डिपेंडेंट किलिंग क्या होता है जनरली, टाइम डिपेंडेंट किलिंग में क्या होता है कि इसे हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट किलिंग। ये हो गया हमारा MBC।
मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कॉन्सेंट्रेशन, ये सपोज हम इसको कंसिडर करते हैं 100, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है। अब बैक्टीरिया को मारने के लिए मिनिमम इतना तो चाहिए ही, पर अगर ये 200 हो जाए, 400 हो जाए या 800 हो जाए, तो भी ये उतनी ही बैक्टीरिया को मारेगा जितना कि ये 100 के लेवल पे मार रहा था। तो इसका मतलब ये है कि हम डोज कितना भी बढ़ा दें, जितना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, ये बैक्टीरिया उतना ही मारेगा। तो ऐसी टाइप की दवाइयों में क्या होता है कि हम डोजेस ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, हम इनके टाइम ज़्यादा बढ़ाएंगे, कि हम कोशिश करेंगे कि ये मैक्सिमम टाइम, ज़्यादा टाइम ये मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रहे। डोजेस नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि डोजेस बढ़ाने का कोई एडवांटेज नहीं होगा, उल्टा टॉक्सिसिटी का डिसएडवांटेज डेवलप ज़रूर हो जाएगा। तो हम हमेशा ट्राई करेंगे कि जो ये हमारे एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो MBC से थोड़ा ऊपर रहे, MBC पे नहीं, थोड़ा सा MBC से ऊपर रहे, ताकि ये मैक्सिमम टाइम जब ये मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रहेगा तो ये बैक्टीरिया को किलिंग करता रहेगा, बैक्टीरिया की किलिंग होती रहेगी। तो इसमें हम हमेशा जो मेडिसिन होगा उसको हम मल्टीपल स्मॉल डोजेस में देंगे। ये इस क्लास की दवाइयों में, TD के क्लास की दवाइयों में जनरली आती हैं बीटा लैक्टम एंड वैनकोमाइसिन। इसके नाम में छुपा है, लाइक TD के होता है टाइम डिपेंडेंट किलिंग, और ये कौन फॉलो करता है, ये बीटा लैक्टम एंड वैनकोमाइसिन। ये देखा जाए तो BV, तो ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि BV को अगर टाइम नहीं दोगे तो वो किल कर देगी। तो टाइम डिपेंडेंट किलिंग में कौन सी आती है मेडिसिन, बीटा लैक्टम एंड वैनकोमाइसिन। एक और टाइप की किलिंग होती है, वो वैसे तो जनरली इंपॉर्टेंट नहीं होता बट फिर भी देख लेते हैं, वो होता है AUC डिपेंडेंट किलिंग। इसको क्या कहते हैं कि एरिया अंडर द कर्व। इसमें ये जो मेडिसिन होती हैं वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं होती, सिर्फ टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होती, ये होती हैं कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के प्रोडक्ट पे डिपेंड। तो ये कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट के टाइम पे डिपेंड होती है, यानी कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है उस पर डिपेंड करती है। जनरली इसमें आते हैं डेप्टोमाइसिन और जो न्यू फ्लोरोक्विनोन्स है वो आते हैं इस क्लास में, लाइक मॉक्सी फ्लोक्सासिन। सो एक शॉर्ट में हम रिवीजन कर लेते हैं कि जो CDK होती है वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग होते हैं। इसमें आते हैं, इसमें हम जो मेडिसिन होगा ये हम हाई डोज में देंगे एंड लेस फ्रीक्वेंसी होगी हमारी। इसमें आते हैं हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड फ्लोरोक्विनोन। इसमें मैक्सिमम डोज देना है हमें, बट वो सेफ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। सपोज़ मेडिसिन हमें देना है 100 mg TDS, तो हम क्या करेंगे, डोज सेम ही है, 100 mg TDS मतलब 300 mg हो गया पर डे। हम क्या करेंगे, इसे 300 mg वंस अ डे दे देंगे। और दूसरा है हमारा TDK टाइम डिपेंडेंट किलिंग, इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट किलिंग। इसमें एक एटलीस्ट मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कॉन्सेंट्रेशन होना ही चाहिए, उसके अबव हम देंगे। मल्टीपल स्मॉल डोजेस में देंगे। इसमें आएंगे हमारे बीटा लैक्टम और दूसरे आएंगे वैनकोमाइसिन। थर्ड जो हमने पढ़ा था AUC एरिया अंडर द कर्व, इसमें कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के प्रोडक्ट पे डिपेंड होगा। पहला आएगा इसमें डेप्टोमाइसिन और दूसरा आएगा निवर जो फ्लोरोक्विनोन्स है उसमें आएगा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट के हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज़ ये एक मिनिमम लेवल है कि इतनी मेडिसिन होनी ही चाहिए कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सके। यहाँ पे हम बैक्टीरियोसाइडल यूज़ करेंगे क्योंकि हो सकता है कि ये स्टैटिक के लिए भी हो, तो हम यहाँ पे एक MIC लेंगे, मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। सपोज़ ये कंसिडर करते हैं कि हम ये 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है, कि अगर ये इतने लेवल का, अगर हम इतना लेवल है तो ये बैक्टीरिया की किलिंग को या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। सपोज़ हमने मेडिसिन दे दिया 40, तो क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद ये इसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। अब मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होते एक टाइम आएगा कि ये 10 माइक्रोग्राम पे पहुंच जाएगा, फिर और मेटाबॉलिज्म होगा इसका और ये 10 के बिलो फॉल हो जाएगा, MIC के नीचे आ जाएगा। तो आइडियली होना चाहिए था कि जैसे ही ये 10 के नीचे आ रहा है तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ थी वो स्टॉप, बैक्टीरिया की ग्रोथ यहाँ तक तो स्टॉप थी, बट 10 के नीचे आने से ये बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, बट बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती है।
बैक्टीरिया की ग्रोथ, मेडिसिन का कॉन्सेंट्रेशन 10 के नीचे फॉल होने के बाद भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। सपोज़ ये टाइम पे ये 10 के नीचे आया और ये टाइम तक बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई, तो ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड को हम कहते हैं PAE, पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट, कि बैक्टीरिया का ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट स्टिल वो एक टाइम तक बैक्टीरिया का ग्रोथ वो नहीं हुआ, एंटीबायोटिक्स का इफ़ेक्ट होता रहा। उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट। सो पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट का एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होता है वो ये है कि परसिस्टेंस सप्रेशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इवन व्हेन एंटीबायोटिक्स फॉल बिलो MIC। एक सिंपल लैंग्वेज में कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बिलो MIC हो गई, उसके बाद भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रही है। कितने टाइम के लिए ग्रो नहीं कर पा रही है? जिस टाइम तक वो ग्रो नहीं कर पा रही है उस टाइम को हम कहेंगे PAE। अगर ये 90 मिनट से कम होता है तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट PAE। अगर ये 90 मिनट से ज़्यादा होता है तो इसे हम कहते हैं लॉन्ग PAE। जनरली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे लॉन्ग PAE होते हैं, एंड ग्राम नेगेटिव कुछ लॉन्ग PAE होते हैं एंड कुछ शॉर्ट PAE होते हैं। अच्छा, आप लोग को एक डाउट आना चाहिए था कि हमने कहा था कि एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए एक मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है दवाइयों का, कि उसके ऊपर ही रहा तो ही दवाइयाँ काम करेंगी, तो ही बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो इनहिबिट करेंगे। बट यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन के नीचे आने पे भी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोके रखा है। तो ये MIC कैसे हुआ, ये एक मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन कैसे हुआ जब इसके नीचे भी बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकी हुई है? तो एक्चुअली में यहाँ क्या होता है कि इसका लॉजिक ये है कि यहाँ पे ये दवाई काम नहीं कर रही है। यहाँ पे क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर दवाई ने कुछ ऐसा चेंजेस कर दिया है कि उस चेंजेस को रिकवर करने के लिए बैक्टीरिया को टाइम लगेगा। सपोज़ कि एक कोई प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की मेडिसिन है, वो दवाई क्या करेगी कि बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगी। तो अब बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए प्रोटीन तो चाहिए ही, तो जब तक जितने टाइम में बैक्टीरिया प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा वापस से अपनी ग्रोथ के लिए, उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे कि पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट है। अब PAE दो टाइप के होते हैं, कोई शॉर्ट PAE होते हैं और कुछ लॉन्ग PAE होते हैं। जनरली जो ग्राम पॉजिटिव है वो लॉन्ग PAE शो करते हैं, जो ग्राम नेगेटिव है इनमें से कुछ लॉन्ग PAE शो करते हैं, कुछ शॉर्ट PAE शो करते हैं। लॉन्ग PAE में कौन से आते हैं? जनरली जो DNA पे इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि फ्लोरोक्विनोलोन, और जो प्रोटीन सिंथेसिस पे इफ़ेक्ट डालते हैं, इनमें आते हैं टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलेड, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, और कुछ ऐसे मेडिसिन भी हैं जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, इसमें आते हैं कार्बापेनेम्स। शॉर्ट PAE में कौन आता है? शॉर्ट PAE में बीटा लैक्टम एक्सेप्ट कार्बापेनेम, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था कि कार्बापेनेम्स जो है ये लॉन्ग PAE में आता है। और दूसरा है हमारा वैनकोमाइसिन। ओके।